नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि 11 राउंड के बैठक के बाद भी फार्मर्स ये समझा नहीं पाए हैं कि आखिर इन तीनों कानूनों में काला क्या है। अब देखो, ये काला कानून जो शब्द है, ये एक एक्सट्रीम टर्मिनोलॉजी है। ये प्रोटेस्टर्स यूज़ करते हैं अथॉरिटी के अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन एक्सट्रीम वर्ड्स के ऊपर ध्यान न दे और जो मेन इशू है उस मेन इशू के ऊपर बात करें। देखो, तीनों फार्म बिल को मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो मैं इसे दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूं। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा सिर्फ कि आखिर तीनों फार्म लॉज में क्या कमियां हैं जिसके कारण फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला जो लॉ है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो अभी एग्जिस्टिंग एपीएमसी है, जो गवर्नमेंट मंडियां हैं, उसके पैरेलली वो अलाउ करेंगी प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट पार्टीज को कि वो अपनी खुद की प्राइवेट मंडी सेटअप कर सके। गवर्नमेंट एपीएमसी जो सरकारी मंडी होती है, यहाँ पर किसानों को एमएसपी का फ़ायदा मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सिर्फ एक इंडिकेटिंग प्राइस है, इसके ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है। अगर गवर्नमेंट किसानों से कोई भी अनाज प्रोक्योर करेगी तो वो एमएसपी पर ही खरीदेगी, बट कोई अदर इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटिटी, उसके ऊपर कोई लीगली बाउंडेशन नहीं है कि वो प्रोड्यूस को एमएसपी पर ही खरीदेगा। और जो मेन प्रोविज़न है जिसके कारण फार्मर्स कंसर्न है कि जो गवर्नमेंट एपीएमसी है, गवर्नमेंट मंडियों के अंदर टैक्स लगता है, बट ये टैक्स जो है वो प्राइवेट मंडी जो होगी वहाँ पर नहीं लगेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है एपीएमसी के लिए, वो पैसा जाता है एपीएमसी को मेंटेन करने के लिए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के सैलरी में, और जो दूर दराज गाँव के साथ कनेक्टिविटी है, रोड्स वगैरह को बनाने में। अब जो प्राइवेट मंडी होगी वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि वो ट्रेड एरिया से बाहर है। और अगर वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा तो ये फार्मर्स के लिए एक इंसेंटिव की तरह वर्क करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स चाहेंगे कि वो जा करके प्राइवेट मंडी में बेचें, और प्राइवेट मंडीज़ भी शुरुआत में काफ़ी अच्छा पे करेंगे फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए। हो सकता है कि वो एमएसपी से भी ज़्यादा पे करें फार्मर्स को। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स प्राइवेट मंडीज़ की तरफ जाएंगे, एंड जो गवर्नमेंट एपीएमसी है वहाँ पे बहुत ही कम फार्मर्स सेल करेंगे, जिससे कि जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, वो टैक्स उन्हें नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे टैक्स ना मिलने के कारण जो गवर्नमेंट एपीएमसी है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। वो कहाँ से अपने आप को मेंटेन करेंगी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगी, एंड कनेक्टिविटी वगैरह वो कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। धीरे धीरे एपीएमसी ऐसे ही ख़त्म होती चली जाएंगे। और एपीएमसी यानी सरकारी मंडी का ख़त्म होने का मतलब है कि एमएसपी का ख़त्म होना, क्योंकि एमएसपी पर सिर्फ गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती है। कोई भी अदर इंडिविजुअल प्राइवेट एंटिटी पर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि वो एमएसपी पर ही प्रोक्योर करेगा। और पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में एपीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वेल इस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए उन्हें एमएसपी का काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब ये तो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो देखो, एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि जो प्राइवेट मंडीज़ है वहाँ भी टैक्स का प्रोविज़न लगा दिया जाए, ताकि अगर फार्मर्स वहाँ पर प्रोड्यूस को सेल करें तो वहाँ भी उन्हें टैक्स पे करना पड़े। देन वो जो टैक्स का पैसा होगा वो जाएगा गवर्नमेंट एपीएमसी को मेंटेन करने में। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि गवर्नमेंट एपीएमसी को मेंटेन किया जा सकता है, जिससे कि फार्मर्स का एमएसपी की जो डिमांड है उसको इंश्योर किया जा सके। सेकेंड लॉ है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। इस बिल को ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा नहीं है कि ये नया है हमारे कंट्री के लिए, ये ऑब्वियसली कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में होता आ रहा है। पंजाब और हरियाणा, वहाँ के किसान जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेनिफिट क्या है एंड उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसके नुकसान क्या हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट कंपनी है वो डायरेक्टली फार्मर से ये अग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि ये प्रोड्यूस अगर तुम उगाओगे तो हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे। यहाँ पर कोई एक प्राइवेट कंपनी, सपोज करो कोई लेस की कंपनी है, वो फार्मर्स से जाकर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कम से कम पूरा का पूरा कम से कम 30-40 गाँव जो है उन सब से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि आप आलू को उगाओ। आलू का जो प्राइस है वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में लिखा होगा उतना ही प्राइस फार्मर्स को देना है कंपनी को। अब चाहे फसल के कटने के समय उस आलू का रेट कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी को आकर उस प्राइस पर ख़रीदना पड़ेगा,
पर कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी जैसे बहाने बना करके उनसे जो अग्रीमेंट साइन करवाया गया है उससे कम प्राइस में उसको ख़रीदना चाहती हैं। कह देंगे कि जो क्वालिटी हमने अग्रीमेंट में लिखा था उस क्वालिटी का नहीं है। ऐसे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे में जो फार्मर्स और कंपनी के बीच में जो डिस्प्यूट होगा, ये जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म बनाया गया है वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व किया गया है। एसडीएम या ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक आप अपील कर सकते हैं। अब देखो, इनका काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल होता है। बड़े शहरों में तो चलो ठीक है, लेकिन छोटे शहरों में अब वहाँ के लोग ही जानते हैं कि उन तक पहुँचना कितना मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए। सो फार्मर्स चाहते हैं कि लॉ के प्रोविजंस में जुडिशरी को भी ऐड किया जाए, क्योंकि लोगों का जुडिशरी पर भरोसा सबसे ज़्यादा है। अदरवाइज ये फार्म लॉज जो है ये काफ़ी बेहतर है। थर्ड लॉ जो है इसे कहते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में लाया गया था। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग आप इस जो फसल हैं, जो भी इस कमोडिटीज़ के अंडर आते हैं, इसको आप होल्ड नहीं कर सकते। तो ये होल्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। बट अब यहाँ पर फूड आइटम्स को इसके अंदर से निकाल दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि पहले के कंपेयर में आज का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। पहले हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, बट आज हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतना ज़्यादा है कि कई ऐसे प्रोड्यूसर्स को हम अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को आपको बढ़ावा देना है तो यहाँ पे एसेंशियल कमोडिटी के अंदर फूड स्टफ्स को रिमूव करना होगा। अब देखो, मेरे हिसाब से ये लॉ काफ़ी बेहतर है। कई लोगों का यहाँ पर इशू ये है कि इसके थ्रू आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होर्डिंग की जाएगी। बट अगर किसी एक प्राइवेट कंपनी का मोनोपोली हो गया यहाँ पर तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हेल्दी कंपटीशन होगा और कई अलग अलग प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये था तीनों बिल और इनके इश्यूज़ जिसके कारण फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो है ये एक स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। इतना डाइवर्स कंट्री है हमारा, हर एक स्टेट की एग्रीकल्चर की अपनी अलग अलग डिमांड है। आप हरियाणा और पंजाब में जाओ, उनकी अपनी अलग डिमांड है। उत्तर प्रदेश की अलग डिमांड है। बिहार या फिर साउथ इंडिया की अपनी अलग अलग डिमांड है। इसीलिए एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट जब डायरेक्टली इंटरवीन करती है तो प्रॉब्लम होता है, और इसीलिए फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में डेडलॉक बना हुआ है। सो इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट को इस तीनों लॉज को स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट इन तीनों लॉज में से जिन लॉज को वो इम्प्लीमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं अपने स्टेट के डिमांड के अकॉर्डिंग। जिन्हें ना इम्प्लीमेंट करना चाहें वो ना करें। अब ये फार्मर्स जाएंगे अपने स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे, क्योंकि पूरे देश के जो फार्मर्स है वो आकर दिल्ली में इकट्ठा हो गए हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ा सिरदर्द बन चुका है। और जिस तरह से प्रोटेस्ट को हैंडल किया जा रहा है, मीडिया जिस तरह से पोलराइज कर रही है, जो वर्ड्स उनके लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।